हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और 13 जुलाई के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले जो हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है प्रायोरिटाइजिंग स्कूल रीओपनिंग ऑन रोड टू रिकवरी। बेसिकली ये स्कूल रीओपनिंग से रिलेटेड है कि पैंडेमिक की वजह से स्कूल कितने ज्यादा हिट हुए हैं और बच्चों पे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने जो कल का एडिटोरियल एनालिसिस किया था उसमें मैंने आपको कहीं ना कहीं स्कूल रीओपनिंग का मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी और आज वैसा कुछ आर्टिकल आ ही गया, तो एक बार हम इस पे नजर दौड़ाएंगे कि क्या है। चिल्ड्रन हैव लॉन्ग बॉर्न द कॉस्ट ऑफ स्कूल क्लोजर एंड एविडेंस बेस्ड डिसीजन टुवर्ड्स रीओपनिंग आर नेसेसरी। Most schools in India have been closed since national lockdown started in March 2020। बहुत सारे स्कूल्स हम देखते आ रहे हैं कि लास्ट ईयर मार्च से ही बंद थे। हाँ, इस साल कुछ जनवरी या फरवरी में स्कूल्स की रीओपनिंग हुई थी, लेकिन वापस इस साल मार्च में वापस स्कूल बंद हो गए थे। 15 मार्च के आसपास वापस इस बार स्कूल बंद हो गए थे। तो हम एक मोटे तौर पे हम यही मान लेते हैं कि स्कूल कम से कम 1.5 साल हो गया है, 1.5 ईयर्स हो गया है, स्कूल्स बंद ही हैं। बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो नहीं रही, एग्जाम्स का तो सब पास होते जा रहे हैं ना। और हम जब छोटे थे तब हम लोग सोचते थे कि कब स्कूल की छुट्टियां होगी, कब गर्मी की छुट्टियां होगी, काश ये छुट्टियां 2 महीने की नहीं कोई 4 महीने की होती। ये सारी चीजें हमारे मन में चलती थी। लेकिन आज ये सिनेरियो है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि कब स्कूल खुलेंगे, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया है और ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, बहुत ज्यादा लॉन्ग रन में उन बच्चों को इफेक्ट सबसे ज्यादा करेगा। ठीक है, व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ कीपिंग द स्कूल क्लोज्ड? How do these costs compare against the risk of school reopening? We delve into this question as concerned parents with school-age children, as experienced teacher and also practicing scientists who have followed data and publication on this topic over last 15 months. अब इससे रिलेटेड बहुत सारे डेटा पब्लिश हुए हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग डेटा पब्लिश किए हैं। जैसे आपने भी कई बार सुना होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन या यूके बोल रहा है कि बच्चों पे कोविड का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये बोल रहे हैं कि इंपैक्ट पड़ेगा, तो थर्ड वेव बच्चों वाली वेव आएगी, मतलब सबसे ज्यादा कोई किसी को इफेक्ट होगा तो बच्चों को होगा। ये हम बहुत तमाम बातें सुनते आ रहे हैं अभी तक। और स्कूल खोलने का एक ये भी रीजन है क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल में जाएंगे, वहां पे बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, फिर घर पे अगर कोई उनके दादा दादी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी वजह से उनको कोविड का इंपैक्ट हो। ठीक है, तो इस कारण से सब लोग डर रहे हैं। और इंडिया जो है ना, इंडिया बड़ा सेंसिटिव है। देखो इस मामले में इंडिया में जैसे हम फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं ना, सेंसिटिव हर जगह होते हैं, ऐसी बात नहीं है, हर जगह अपने बच्चों को लेकर सेंसिटिव होते हैं, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा ज्यादा हम लोग प्रोटेक्टेड फील करते हैं। मतलब जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा ही कुछ प्रोटेक्टेड फील करते हैं। तो यहाँ पे स्कूल खुल भी जाता है तो भी माँ बाप सोचते हैं कि भैया अभी रहने दो, जरा देखते हैं आगे की क्या सिचुएशन होगी। Interestingly, various regions around the world which have been worse hit by novel coronavirus pandemic than India have kept their school open, especially primary school most open. These include various European countries such as Portugal, France, Netherlands, etc. The states of Florida, United States opened the school for in-person classes in late September 2020 and they stayed open throughout the second wave. On the other hand, in India, schools have mostly been shut down even as business have opened. अब हम ये देखते आ रहे हैं कि अगर हम फॉरेन में देखें या हम वेस्ट में देखें, स्पेशली क्योंकि हम लोग वेस्ट से कंपेयर बहुत ज्यादा करते हैं, अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड से देखें तो वहां पे हम देख रहे हैं कि स्कूल्स लगभग हर जगह खुल गए हैं। फ्रांस, पोर्चुगल, सब जगह स्कूल खुल गए। इवन यूएस में हमने देखा कि सितंबर 2020 से स्कूल्स रीओपन हो गए हैं और वहां पे सेकेंड वेव में भी स्कूल्स बंद नहीं हुए थे। एंड मोस्ट प्रोबेबली जैसे हम 11th-12th में तो और भी एक बार स्कूल बंद कर दिए थे, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनको हमेशा ओपन ही रखा गया है। ठीक है, The cost of school closure are immense. People make considerable investment in their children's education as way towards better future and better living standard. ठीक है, स्कूल क्लोजर करने का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि माँ बाप जो होते हैं उनका सबसे बड़ा सपना क्या होता है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका सबसे बड़ा सपना ये होता है कि हमारे बच्चे पढ़ लें, कुछ अच्छा बन जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें एकदम बहुत 1 करोड़ का पैकेज चाहिए, ऐसे ही माँ बाप की डिमांड नहीं होती, लेकिन उनका ये होता है ना कि हमारे बच्चे कुछ पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान बन जाए, एक अच्छी जगह पे पहुंच जाए। ये उनका एक छोटा सा सपना होता है। तो माँ बाप सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा पढ़ाई पे करते हैं बच्चों की।
पढ़ाई पे एक बहुत कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ शेयर जाता है हर फैमिली के अपने अपने स्टैंडर्ड से, ठीक है। कोई बहुत रिच होगा तो वो अपने हिसाब से रुपए खर्च करेगा, कोई मिडिल क्लास फैमिली होगी तो वो अपने हिसाब से खर्च करेगी, लेकिन एक सबसे बड़ा जो अमाउंट है वो एजुकेशन पे जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। ऊपर से अगर हम देखें, अगर हम कोविड-19 के पहले की बात करें तो इंडिया में ऐसा नहीं कि एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो। अगर बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है तो मतलब उसकी स्किल्स हम पीछे की 2 क्लास लेके चलो, है ना। अगर बच्चा क्लास 10th में है तो उसकी स्किल्स जो होगी वो लगभग क्लास 8 तक 8th वाली डेवलप होगी, ठीक है, 8th वाली डेवलप होगी, ऐसे यहाँ पे राइटर कहते हैं। और ये हमने कई बार देखा है कि 10th के बच्चे को अच्छे से रीडिंग राइटिंग करते नहीं आ रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि बुक में क्या लिखा है, ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स नहीं कर पा रहे हैं। तो जो स्किल्स है वो कहीं ना कहीं ये इन सब में जो हमारी जो समस्या है वो एजुकेशन सिस्टम की, उसमें बच्चे की नहीं है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम अब तक ऐसे ही चले आ रहा है। ऊपर से अब अगर ये पैंडेमिक आ गया और इस तरीके से अगर स्कूल्स बंद रहे और आगे तक, तो कितना ज्यादा इफेक्ट होगा। जब प्री पैंडेमिक में ये हाल थे तो पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में हम देखेंगे तो कितनी बुरी हालत हो जाएगी। What we'll do with this future does not push the next generation deeper into the poverty. Ironically, the poorest family living in the dense urban slums who bond and burned the first wave are now largely immune from virus itself, as shown by Zero survey, are some ones suffering from the school closure. अब बार बार हम देखते हैं कि जीरो सर्वेस होते रहते हैं, वो किस लिए होते हैं, ये पता करने के लिए कि कितने लोगों में कोविड-19 की इम्यूनिटी बनी, मतलब कितने लोग इफेक्ट हुए, और जो इफेक्ट हुए उनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो गई, तो कितने के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गई। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो पुअर फैमिली है, जो अर्बन स्लम्स में रहते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी कोविड-19 बहुत बुरी तरीके से फैला है, तो उनके अंदर एंटीबॉडीज बन गई है भैया, और अब तुम उनकी स्कूल क्लोज रख रहे हो। एक तो ऑलरेडी वो पॉवर्टी में है, अब आप उनकी स्कूल क्लोज रख रहे हो, मतलब उनका बच्चा भी आगे कुछ पढ़ लिख के नहीं पाएगा, तो वो जो उनकी जो विशियस साइकिल है, जो पॉवर्टी की जो विशियस साइकिल है, उसको तोड़ के वो आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पे राइटर एक तरीके से सवाल उठाते हुए कि ऑलरेडी यहाँ पे इतनी पॉवर्टी है और स्कूल बंद रहे तो वो बच्चे आगे कुछ कर नहीं पाएंगे और वो उस जो पॉवर्टी की जो विशियस साइकिल है उसको तोड़ नहीं पाएंगे। A survey across 10 states in India, November 2020, estimated nearly 2/3 of children in rural India have dropped out of school, scattering statistics which is likely to have worsened with continuing closure. Haryana reported a 42% drop in student enrollment in private school. Prolonged school shutdown have severely set back India's fights ill against the child labor, child marriage, etc. अब यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स में सर्वे हुए हैं, लेकिन हरियाणा इसका एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं कि 42% बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया है। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो ये भी है कि जो उनके माँ बाप थे उनकी नौकरी चली गई, तो प्राइवेट स्कूल का वो खर्चा नहीं, मतलब प्राइवेट स्कूल में फीस ज़्यादा लगती है तो वो उतना नहीं भर पाएंगे फीस भैया, तो उन्होंने वहाँ से अपने बच्चों को निकाल लिया है। तो वहाँ पर हमने देखा कि 42% जो है वो अपने बच्चों को बाहर निकाल चुके हैं। जो कुछ जो थे वो चाइल्ड लेबर में चले जाएंगे, जैसे जो सरकारी स्कूल में भी थे तो वो चाइल्ड लेबर में चले जाएंगे। चाइल्ड लेबर की जरूरत इसलिए है क्योंकि आमदनी कम हो गई है। जो पहले जो पिता 100 रुपए कमाते थे कोरोना से पहले, कोविड आने के पहले, लेकिन वही कोविड आने के बाद वो पिता सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए कमा पा रहे हैं और किसी दिन हो सकता है नौकरी नहीं मिले। तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? घर का खर्चा चलाने के लिए उनको अपने बेटे से बोलना पड़ेगा, भले ही वो 6th 7th 8th क्लास में हो, कि चलो भैया तुम भी काम करो, तुम एक चाय की दुकान पे लग जाओ। तो इस तरीके से वो भी घर की कुछ मदद करेगा। तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर इंक्रीज हो रहा है, प्लस अब साथ साथ में उन पिता की आमदनी कम हो गई है, तो उन्होंने सोचा कि जो मेरी बेटी है कल को इसको शादी करके किसी दूसरे घर ही तो जाना है, इसकी शादी आज ही कर देते हैं। तो ये चाइल्ड मैरिज को भी कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है। तो जितने ज्यादा स्कूल बंद होंगे उतना ज्यादा हमारी सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। Due to shutdown of schools, midday meal schemes have been disrupted. Even as early as June 2020, it was estimated about 8 lakh additional children will face underweight and wasting. अब स्कूल बंद है तो मिड डे मील भी बंद हो गया। ऐसे जो बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स थी, इसका मैंने कल के एडिटोरियल में भी बताया। अब मिड डे मील में क्या होता था, उनको न्यूट्रिशन मिलता था, ठीक है, अच्छा खाना मिलता था, पोषित वाला अच्छा वाला खाना मिलता था। अब स्कूल बंद है, ठीक है, तो मिड डे मील भी बंद है। मिड डे मील बंद है तो जो उनको जो न्यूट्रिशन के जो लेवल मिलने थे वो लेवल भी नहीं मिलेंगे। तो एक और प्रॉब्लम बच्चों के सामने निकल के आ रही है। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है अंडरवेट की, कि अब बच्चे अंडरवेट रहेंगे, उनको उतना न्यूट्रिशन खाना नहीं मिल पाएगा, उतना प्रोटीन जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें उन्हें नहीं मिल पाएगी।
health well-being and concern. Even in well-off urban India, as in developed nation, extended closure is having a severe impact on children's mental health. In Las Vegas, a surge of student suicides forced to reopen in January 2021. कुछ लॉस वेगस यूएस में कुछ बच्चों ने सुसाइड भी करा है, तो मतलब इतना ज़्यादा उनको डिप्रेशन हो गया था कि सरकार को वहाँ पे जनवरी में स्कूल खोलने पड़े। फिर इन यूनाइटेड किंगडम 40% राइज इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट, वहाँ पे 40% बच्चे डिप्रेशन की गोलियां खा रहे थे। ठीक है, अब डिप्रेशन एक ऐसा नहीं है कि हम उसको बहुत लेते हैं, डिप्रेशन वाकई में एक बहुत सीरियस कंसर्न है और वो क्योर हो सकता है। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट, इंडिया में अगर बच्चा ऐसा करता है तो माँ बाप एक चमाट लगाते, थप्पड़ा लगाते हैं और हम लोग ठीक हो जाते हैं। बट जो वो इशू है वो वाकई में जेन्युइन है, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को होता है क्योंकि लोग आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, वो एक सोशल वेलबींग नहीं हो पा रहा है, बच्चा घर में ही है, कुछ नए दोस्त नहीं बना पा रहा है। ठीक है, तो वो एकदम से बोर हो गया, उसका दिमाग काम करना बंद हो गया। ठीक, surely life is more important than education, but as example above, schools are not merely about education. Given the cost of prolonged school shutdown, we must probe deeper into the risk of opening schools in the context of COVID-19. अब राइटर कहते हो कि हाँ भैया बात सही है कि जीवन बहुत ज़्यादा जरूरी है कंपेरेबल टू स्कूल। पढ़ाई चलो हो जाएगी, जीवन पहले है, लेकिन उन्होंने बोला कि सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई की बात नहीं है, स्कूल बहुत सारी चीज़ें बताता है। जैसे हमने देखा डिप्रेशन वाली समस्या, ये वाली समस्या, यहाँ पे पढ़ाई की बात नहीं, यहाँ पे भी बच्चों के जीवन की बात आ गई है कि उनका डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा, वो आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, assessing the risk factor. Firstly, we must realize the grateful that the risk of COVID-19 for children is much lower than for adults, and it also much lower than already small risk children face in daily life anyway. ठीक है, जो बच्चों में जो कोविड की जो रिस्क है वो बहुत कम है, बहुत सारी स्टडीज ने शो किया है। और जो नॉर्मल जो बच्चों की जो रिस्क होती है ना, जो छोटी मोटी दुर्घटना वगैरह, ये जो सारी चीजें होती है, उससे भी कम है कोविड-19 अडल्ट्स में ज्यादा फैलता है, ना कि स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं उनमें। अ स्टडी अमंग द नियरली 2 million चिल्ड्रन इन स्वीडन वेयर स्कूल हैव बीन ओपन थ्रू आउट फाउंड दैट देयर वाज नॉट अ सिंगल डेथ ड्यू टू कोविड-19। स्वीडन में स्कूल ही बंद नहीं हुए अभी तक। ठीक है, और वहां पे ये पाया गया कि किसी बच्चे की कोविड से मृत्यु नहीं हुई। कोविड जरूर होता है लेकिन मृत्यु नहीं होती है बच्चों की। ठीक, एज पर मुंबई's डैशबोर्ड डाटा, द कोविड-19 इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट for under 19 is minuscule, that is 0.003%। मतलब जो 19 साल से कम के बच्चे हैं उनकी सिर्फ फर्टिलिटी रेट कितना है, 0.0003%। ठीक है, इतना कम है कोई भी बच्चे की कोविड से डेथ से रिलेटेड चीजें। इन अदर वर्ड्स, स्कूल एज चिल्ड्रन आर एट नेग्लिजिबल लोअर रिस्क फ्रॉम कोविड-19 व्हेन कंपेयर टू द अदर थ्रेट्स व्हिच आर कंसीडर नॉर्मल। ठीक है, तो बच्चों पे कोरोना फैलने की संभावना बहुत कम होती है, स्पेशली जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। एक बार हम बड़े बच्चों का तो और भी ले सकते हैं कि हो सकता है फैल जाएगा, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें बहुत कम होता है और डेथ का आंकड़ा बहुत ही कम है। There have been concern that possible third wave involving new variants could affect the children. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि अब हमारे मन में एक थर्ड वेव का डर है कि एक थर्ड वेव आएगी तो वो बच्चों को इफेक्ट करेगी। अब थर्ड वेव में हमने एक वेरिएंट सुना था, डेल्टा वेरिएंट, है ना, डेल्टा वेरिएंट हमने सुनने को मिला। तो यहाँ पे ये बताते हुए राइटर कि जो ओरिजिनल कोविड-19 था, मतलब जो सबसे पहले जो आया था एकदम जो ओरिजिनल फॉर्म था, उसमें डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, उसमें 1.9% लगभग डेथ होने के चांसेस थे, लेकिन इसमें बहुत कम चांसेस है, इसमें 0.1% चांसेस है। मतलब डेल्टा वेरिएंट फैलता जरूर है, बहुत स्पीड से लोगों के अंदर फैलेगा, उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन डेथ का रेशियो थोड़ा कम है। ठीक, अब जितना ज्यादा फैलेगा उस हिसाब से डेथ नहीं होगी। टीचर्स एज एन एसेंशियल स्टाफ, फिर राइटर कहते हुए कि टीचर्स को एज एन एसेंशियल स्टाफ कैटेगराइज करना चाहिए, उनको सबसे पहले वैक्सीनेट करना चाहिए क्योंकि वो वहाँ पे बच्चों से मिलेंगे। ठीक है, कहीं उन्हें ना हो जाए। और फिर यहाँ पे राइटर एक सजेशंस देते हुए कि जैसे घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो सबसे पहले उनको वैक्सीन लगवाओ, या फिर कोई बाहर जॉब पे जा रहे हैं तो कई बार ये होता है कि हमने बोला कि चलो वो बच्चे की डेथ नहीं होती है कोविड से, लेकिन अगर बच्चे को कोरोना हो गया तो बड़ों से तो मिलेगा ना, बड़ों को तो फैलेगा, तो उनकी सेफ्टी के लिए उनको वैक्सीनेशन दिलवाओ। ठीक है, या फिर कुछ पेरेंट्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम हैं तो वो अपने बच्चे को भेज सकते हैं स्कूल में, जो बाहर जा रहे हैं हो सकता है वो नहीं भेजें। फिर वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन की बात की गई है कि इनकी वैक्सीनेशन में भी टाइम लगेगा। हम भले ही बोल रहे हैं अब रिसर्च स्टार्ट हो गया है, लेकिन हमने देखा था कि कोविड-19 की वैक्सीन आने में भी बहुत टाइम लगा था,
और अगर हम इनके वैक्सीन का वेट करने लग गए और ऐसे हम लोग स्कूल्स बंद करने लग गए तो एक बहुत लंबा समय लग जाएगा। फिर यहाँ पे राइटर कहते हुए कि एक जो अप्रोच है वो सभी जगह फिट नहीं होती, हो सकता है एक दो गांव हो। फॉर एग्जांपल जैसे हम मध्य प्रदेश का एग्जांपल लेते हैं कि मध्य प्रदेश में, जैसे ये मध्य प्रदेश है और ये यहाँ पे ये जो 3-4 गांव हैं, यहाँ पे ये जो 3-4 गांव हैं, यहाँ पे कोविड का एक भी केस नहीं है, तो आप यहाँ पे स्कूल खोलिए ना, यहाँ पे जो सरकारी स्कूल है उसे खोलिए। हो सकता है कि भोपाल है, वहां पे केसेस हैं, ठीक है, ये जो कैपिटल सिटी है यहाँ पे केसेस हैं, तो आप यहाँ पे स्कूल मत खोलिए, लेकिन जहाँ पे केसेस हैं वहां तो खोलिए। आप थोड़ी सी डिसेंट्रलाइज अप्रोच रखिए। हम क्या सोचते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट आदेश देगी कि कल से स्कूल खुलेंगे, तब पूरे स्टेट में एक झटके में स्कूल खोल देंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें डिसेंट्रलाइज अप्रोच रखनी है। जिस एरिया में, जिस वार्ड में केसेस नहीं हो, वहां आप धीरे धीरे करके स्कूल्स खोलिए। फोर्सफुली तरीके से मत खोलिए। बच्चे की जिसके आने की इच्छा होगी वो आएगा, जिसकी नहीं होगी वो नहीं आएगा, लेकिन आप डिसेंट्रलाइज रखिए। कि हम लोग यूजुअली ऐसा सुनते हैं कि चीफ मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि कल से कॉलेज खुलेंगे। अरे भैया, चीफ मिनिस्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच होनी चाहिए कि अच्छा इस शहर में केसेस नहीं है तो कॉलेज खोल दो। ऐसा अप्रोच होगी तो हम लॉन्ग रन में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और क्योंकि हमें भी इन्हें, अब ऐसा नहीं है अगर कभी थर्ड वेव आ गई तो हम भी नहीं चाहते कि सारी चीजें वापस से बंद हो, तो राइटर ने बोला एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच लेके काम करना चाहिए। आई होप आपको ये पूरी चीजें क्लियर हो गई होगी स्कूल क्लोजर से रिलेटेड कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहे थे राइटर, और आपके मन में एक इमेज भी बन गई है कि कोविड से क्या क्या इंपैक्ट पड़ा। तो अब आई थिंक आपको कोई भी आंसर्स आएगा कि कोविड से क्या इंपैक्ट पड़ा है, तो एजुकेशन वाले पॉइंट पे आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, पॉपुलेशन वाले पॉइंट पे, डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले पॉइंट पे आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, क्योंकि हम एडिटोरियल में इनके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, बहुत पहले भी। ठीक है, तो ये दो पार्ट तो आपके बहुत अच्छे से कवर अप हो चुके हैं। चाहे आप ऐसे में लिखो, चाहे अगर आपके इसमें आंसर्स भी आए, चाहे आपसे कोई इंटरव्यू में भी पूछे, ये दो चीज तो हमने इतने अच्छे से कवर कर ली है कि आप इन पे एक बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। नाउ ट्रेसिंग द डिक्लाइन ऑफ यूएस पावर। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ये बताया गया है कि यूएसए का किस हिसाब से डिक्लाइन हुआ है। थोड़ा सा इसमें आईआर की थ्योरी है, लेकिन हमें थ्योरी में नहीं जाना है, वो थ्योरी एकदम ऑप्शनल वाले बच्चों के काम की होती है। मैं इस आर्टिकल को आपको क्रक्स बताने की कोशिश करूंगा कि इस आर्टिकल में राइटर कहना क्या चाह रहे हैं। बाकी जो कुछ थ्योरी है लाइक रियलिज्म वगैरह, इनमें भी आपको नहीं जाना है। The USA made a major mistake in abandoning realistic pragmatism and switching to the liberal idealism. The year 2021 marks 50th anniversary of Henry Kissinger's the famous visit to China in July 1971. It also marks more or less the 30th anniversary of the end of Cold War. अब जो यूएस प्रेसिडेंट थे हेनरी किसिंगर, ठीक है, इन्होंने चाइना में विजिट करे थे 1971 में। याद कीजिए ये वो वाला दौरान है जब कोल्ड वार चल रहा था। कोल्ड वार चल रहा था तो चाइना किसके टुवर्ड टिल्टेड था? चाइना कम्युनिस्ट ब्लॉक के टुवर्ड्स टिल्टेड था। लेकिन यूएसए को ऐसा लगा कि उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी में रियलिज्म दिखाया। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था इंटरनेशनल रिलेशन में कि फॉरेन पॉलिसी हमेशा काम करती है नेशनल इंटरेस्ट पे। ठीक है, यहाँ पे हमें आइडियोलॉजिकल भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, हमें हमारी कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट देखना चाहिए। तो यूएसए के, तो हेनरी किसिंगर ने अपना नेशनल इंटरेस्ट, यूएसए का नेशनल इंटरेस्ट देखते हुए उन्होंने चाइना में विजिट करी थी, और तब से वहाँ पे उनके थोड़े से हेल्दी रिलेशन डेवलप होना स्टार्ट हुए थे। ऑल्दो जो चाइना था वो कम्युनिज्म के टुवर्ड्स टिल्टेड था, कम्युनिस्ट ब्लॉक में था, और यूएसए जो था वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक में था। लेकिन इन्होंने उनसे बातचीत करी, धीरे धीरे, तो हो सकता है धीरे धीरे उनमें थोड़ी सी दोस्ती बनना स्टार्ट हुई। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है। With the risk of being accused of oversimplification, one can say in 20 years after Kissinger's visit to China, UN foreign policy was a philosophy of realistic pragmatism. By contrast, in 30 years after the end of Cold War, it was guided by the philosophy of liberal idealism. The results are clear. Realist pragmatism delivered the greatest victory to American foreign policy, a victory over mighty Soviet Union, without the US firing a shot of Soviet Union armed forces. By contrast, the past 30 years have generated a lot of evil. अब उन्होंने बताया है कि यूएन फॉरेन पॉलिसी जो सक्सेसफुल रही है वो रियलिस्ट प्रैग्मेटिज्म की वजह से रही है। वो यूएसए का जो रियलिज्म है कि हमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट देखना है, हमें यूएसए की भलाई देखनी है, हमें क्या करना है कि चाइना अपने लोगों के साथ में क्या कर रहा है, वहां पे कोई आजादी नहीं है, हमें क्या करना, हमारे बोलने से क्या सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा ना, तो मैं अपना भला देखता हूं। तो यूएसए की इस फॉरेन पॉलिसी ने उसको बहुत हद तक डेवलप किया है आगे बढ़ने में।
ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पे राइटर क्रिटिसाइज करते हुए कि ये जो पूरी फिलॉसफी थी, ये फिलॉसफी हमने कोल्ड वार के तक देखी, लेकिन कोल्ड वार के बाद 2004 टू 2019 में हम देखते हैं कि यूएसए रियलिस्ट नहीं रहा, वो लिबरल आइडियलिज्म के टुवर्ड्स टिल्टेड हो गया। ठीक है। और हमने देखा था कि जब यूएसए एकदम रियलिज्म पे बिलीव करता था, यूएसए सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट पे बिलीव करता था, तब हमने देखा था कि किस तरीके से वो कोल्ड वार में उसकी जीत हुई, बिना रशिया की फोर्सेस के ऊपर कुछ आर्म्स वगैरह चलाए। अब आप बोलोगे कि सर कोल्ड वार में तो बहुत सारी चीजें हुई थी, कोल्ड वार में बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन क्या कभी यूएसए और रशिया दोनों ने सामने से आके से युद्ध हुआ था क्या? गोली बम बारूद वाला नहीं हुआ था ना। तो इस पे राइटर बताते हुए कि कैसे उसकी सोवियत यूनियन से जीत हुई थी बिना सोवियत यूनियन की फोर्सेस पे कुछ बम बारूद फेंके हुए। A collateral damage between 2004 and 2019, the US Air Force dropped several bombs on several countries according to US Air Force's Central Command. Bomb drops from the air are often not accurate, hence many innocent people were killed. The Brown University Watson's Institute Cost of War Project estimate that the total casualty from all post 9/11 wars are 7,70,000 to 8 lakh casualties. अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे राइटर ऐसा कहना चाह रहे हैं कि 2004 से 2019 के बीच में हम देखते हैं कि यूएस ने बहुत सारी कंट्रीज पे बॉम्ब गिराए। यूएसए एकदम अपने आप को एकदम ऐसे दादा समझने लग गया था, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लग गया था, कभी ईरान, कभी इराक पे, कभी अफगानिस्तान पे। यूएसए ने बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी करी, और जब वो बॉम्ब्स वगैरह गिराते थे, जो यूएस एयरफोर्स थी वो बॉम्ब्स वगैरह गिराती थी, तो बॉम्ब्स हमेशा एकदम ज़रूरी नहीं है ना, भले वो टेररिस्ट को मारने के लिए उन्होंने गिराए हो, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना कि वो एकदम टेररिस्ट को ही लगेंगे, सिविलियंस को भी लग सकते हैं, और नहीं भी लगते, चलो मान लो सिर्फ टेररिस्ट को ही लगे, तो इसका कितना ज्यादा इंपैक्ट ऑन सिविलियंस पे पड़ा है, ये आपने कभी सोचा है? लगभग 8 लाख के समथिंग कैजुअलिटीज हुई है यूएस की इस हरकत की वजह से, और यूएस को लगभग यहाँ पे एक बहुत बड़ा 5.1 ट्रिलियन का नुकसान झेलना पड़ा है। और इस तरीके से यूएस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है, जो हमेशा अपने ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बोलता है कि आपने इतने रुपए खर्च कर दिए, इतने लोगों की जान गई है, तो एक तरीके से यूएसए पे एक मॉरल प्रेशर भी होता है। Yet, the biggest damage done by the amendment of Kissinger realist pragmatism is that USA has become severely weakened both domestically and externally. फिर इसमें ऐसा कहा गया है कि जो किसिंगर की जो फॉरेन पॉलिसी थी उस टाइम बहुत रियलिज्म वाली थी, लेकिन उसके बाद में हम जैसे 2004 से देखते हैं कि यूएसए ने एकदम एक वो लिबरल आइडियलिज्म वाली फिलॉसफी अपना ली, हर किसी की फॉरेन पॉलिसी में अपना नाक अड़ाना, तुम्हारा मतलब नहीं है फिर भी तुमको जाना, वहाँ अपने अपनी नोज पोक करना, इस सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं यूएसए को ही इफेक्ट पड़ा है। और चाइना ने अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दिया है, तो चाइना अपने आप राइज होने लग गया है। और अगर हम परचेसिंग पावर पैरिटी के तौर पे देखें तो चाइना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी कंपेरेबल टू यूएसए। अगर हम ओवरऑल देखेंगे, अगर नॉमिनल बेस पे देखते हैं तो यूएसए सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर परचेसिंग पावर पैरिटी और उस पे देखें तो चाइना यूएसए से बड़ी इकोनॉमी है। और चाइना ने क्या किया है? चाइना ने बस ये किया है कि हम अपना देखो, अपना काम करो, अपना डेवलपमेंट करो, दूसरों से क्या करना हमें कोई मतलब नहीं। एक समय पे यूएसए भी जब डेवलपमेंट के दौर पे चल रहा था, तो आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपको किसी को वर्ल्ड हिस्ट्री पता हो तो, कि यूएसए ने भी यही अप्रोच रखी थी कि अपना देखो भैया, अपना डेवलपमेंट करो, बाकी की चीजों में बाद में देखते रहेंगे। तो यही अप्रोच थी उस टाइम पे यहाँ के किसिंगर की। उन्होंने वही चाइना के साथ में अपने अच्छे रिश्ते किए, और इन सारी रिश्तों से उनको मतलब एक तरीके से लोगों ने बैक किया कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छा किया, भले ही लोगों को वहाँ पे चाइना में मार कूट रहे हो, भले ही कम्युनिज्म हो, लेकिन यूएसए अपने नेशनल इंटरेस्ट पे बात कर रहा है। तो इसी सारी अप्रोच को, इस पूरी मीटिंग को और यूएसए और चाइना को यहाँ पे कंपेयर करते हुए राइटर कि किस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि यूएसए कम होते जा रहा है और चाइना बढ़ते जा रहा है, क्योंकि यूएसए की फॉरेन पॉलिसी यूएसए ने अच्छी नहीं रखी। यूएसए एकदम दादा बनने लग गया, हर चीज में इंटरफेयर करने लग गया, और कहीं ना कहीं उसका अपना इंटरनल डेवलपमेंट उन सारी चीजों में नहीं हो पाया। वही अगर हम चाइना को देखें तो चाइना ने अपना इंटरनली डेवलपमेंट किया, लेकिन आज के टाइम में अगर हम चाइना को देखें, जब प्रेजेंट टाइम पे अगर हम चाइना को देखें, तो अब जब चाइना भी डेवलप हो गया तो चाइना भी यूएसए वाली ही गलती कर रहा है। वो भी मतलब किसी आज इसकी छेड़खानी ली, आज उसकी छेड़खानी ली, आज उसको परेशान किया, तो आज अब चाइना भी यही कर रहा है। तो ये लॉन्ग रन में ये चीजें सस्टेन नहीं हो पाएगी। फिर राइटर कहते हुए कि यूएसए को बहुत लंबे टाइम तक जो चाइना जो राइज हो रहा है इसके साथ में डील करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना एकदम उसको टक्कर देने वाला है, और ऐसा नहीं है कि यूएसए उससे जीत जाएगा, मतलब एकदम क्लोज इन दोनों के बीच में फाइट होगी। ठीक है, तो मोर ओवर ये
आपको एक अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से ये वाला आर्टिकल था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि इससे कोई ऐसा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन हाँ इससे आपको नहीं कुछ तो 50% चीजें तो आपके दिमाग में क्लियर हुई है, और ये 50% आप देखिएगा आपको आंसर्स या फिर ऐसे में कहीं ना कुछ पॉइंट लिखने में कहीं ना कहीं मदद करेगा। कुछ एक आध लाइन तो इस एडिटोरियल की हमें काम में मिल ही जाएगी। आई होप आपको ये दोनों आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के न्यूज़पेपर में ये दो आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जिन्हें हमने ये डिस्कस किया। तो मुलाकात होगी आपसे 2:30 पे, जब हम डिस्कस करेंगे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट मेजर न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनको हम अच्छे से समझेंगे। सो मिलते हैं 2:30 पे, तब तक के लिए धन्यवाद।